तो स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है धनंजय कुमार। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कृषि कानून को लेकर मैं एक कंप्लीट न्यू वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, तो आज वो वीडियो लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसके अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं, तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो देखिए, जो नई वाली कृषि कानून आई है ना, जिसको लेकर किसान और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रही है, तो उस कानून को समझने से पहले सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन इस कानून से है। कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका डायरेक्ट रिलेशन इस नई कृषि कानून से है। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर कर दिया कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक यूनियन लिस्ट होगा, और उस लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उस पर केवल और केवल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे रेलवेज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर केवल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कानून बना ही नहीं सकती इस सब्जेक्ट पे। अब दूसरा जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे पुलिस है, एग्रीकल्चर है, सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर केवल हमारी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। जो थर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पर दोनों अपना अपना कानून बना सकती है। जैसे एजुकेशन है या फिर फॉरेस्ट है, तो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उस पर दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि नई वाली जो कानून है उसका डायरेक्ट रिलेशन इन सब बातों से है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कानून कैसे बनाया? और यही पॉइंट बहुत सारे स्टेट के जो फार्मर हैं वो रेज कर रहे हैं कि आंदोलन तो दूर की बात है, पहले हमें ये जवाब दिया जाए कि अगर एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो इस पे कानून कैसे बनाई? आंदोलन तो हम बाद में देखेंगे। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन देखिए, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ और समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जिसको यूज़ करती है गवर्नमेंट ये सब रूल रेगुलेशन को बाईपास करने के लिए। जैसे हमारा आर्टिकल 248 ये कहती है कि जितने भी जो सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं पहले से कि ये सब्जेक्ट स्टेट का है, ये सब्जेक्ट सेंटर का है, ये सब्जेक्ट कंकरेंट है, दोनों बना सकते हैं। तो अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा फ्यूचर में कोई ऐसा सब्जेक्ट दिखता है जो छूट गया हो, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होगा कानून बनाने का। उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट बच गए, नए हैं, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल 249 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई काम राष्ट्रहित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो उसके रिगार्डिंग वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही क्यों ना आता हो। अब ये सारे जो क्लॉज हैं, यही सब क्लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है बाकी सब रूल रेगुलेशन को बाईपास करने के लिए, ऐसा लगता है। तभी तो एग्रीकल्चर पे कानून बनाया जा सकता है, अदरवाइज एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो चलिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक जो भी है एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा आज का फोकस है कृषि कानून। तो जो नई वाली कृषि कानून आई है, हालांकि नाम उसका बहुत बड़ा बड़ा है, मैं आपको उसका नाम दिखाता हूँ। वो कंप्लीट 3 कानून को मिलाकर बना हुआ है। वो कौन कौन से कानून हैं, जरा हम एक बार देखते हैं। तो यही वो तीनों एक्ट है जिसको लेकर किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो हम एक एक एक्ट को समझते हैं, एक एक कानून को, इसमें क्या क्या है, कमियां क्या क्या हैं, अच्छाइयाँ। देखिए, पहली जो एक्ट है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है एपीएमसी से। अब ये एपीएमसी क्या है ऐसे समझिए
जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए किसानों के पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं था जहां अपना अनाज ले जाए और बेच पाए। तो उसको क्या करना पड़ता था कि जो लोकल ट्रेडर है, लोकल व्यापारी है, उसी लोगों को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट को लगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होना चाहिए जहाँ की किसान अपना अनाज उपजा के जाके बेच पाए आराम से। तो उसी के रिगार्डिंग प्रोविज़न आया APMC मंडी का। ये समझिए एक मंडी सिस्टम है। उस मंडी में क्या होगा, उस मंडी में वही लोग खरीद बेच कर पाएंगे जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। तो जो लाइसेंस होल्डर नहीं है वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। तो अब किसान के पास क्या है, एक ऑप्शन आ गया कि अनाज जो बेचना है, अनाज जो है किसान के पास, वो डायरेक्ट मंडी में ले जाए और मंडी में बोली लगती है। जो अड़हतिया लोग हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस दी है, तो वो लोग बोली लगाते हैं उसके अनाज का। जो भी ज़्यादा बोली लगाएगा किसान उसको अपना अनाज बेच के आ जाएगा। तो अब किसानों के पास एक ऑप्शन हो गया सिंपल सा, लोकल जो ट्रेडर है उसके पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। किसान उपजाया और डायरेक्ट मंडी में जाके बेच के आएगा जो भी सूटेबल प्राइस मिलेगा। तो ये एक अच्छा सिस्टम था, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि गवर्नमेंट को पता चलता था कि स्टोरेज क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट केवल लाइसेंस होल्डर ही वहाँ पे बेच सकती है। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा होता था कि कितना अनाज स्टोर किया हुआ है, कितना मार्केट में बिका। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स के लिए तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा अमाउंट में टैक्स आता था। जितना भी ट्रेड होता है मंडी में, APMC मंडी के अंदर, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स करती है। तो टैक्स के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन होता था, उससे एक आइडिया मिलता रहता था कि मार्केट में इतना अनाज है, इतना सेल हुआ है। और उस समय क्या था कि स्टोरेज पे भी पाबंदी थी, क्योंकि आप स्टोर नहीं कर सकते। आप कितना भी बड़ा ट्रेडर हो तो एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते कोई भी अनाज, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि अगर स्टोर कर लिया गया तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती थी और उसके कारण उस अनाज का दाम बढ़ जाता था। कुछ जो ट्रेडर था इंटेंशनली स्टोर कर लेता था कि दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो इसके कारण क्या था, गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा था कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद, लिमिटेड जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो APMC के अंदर जो मार्केटिंग हो रही थी उससे एक फ़ायदा था कि वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो पता चल रहा है कितना स्टोर है, मार्केट में कितना सर्कुलेट कर रहा है। तो इससे मार्केट रेगुलेट होती थी, एक हार्मोनियस वे में पता चलता था कि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता था, सिंपल सा बात। तो ये सिस्टम था। लेकिन अब जो कानून आई है उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अब कोई लिमिटेशन नहीं होगा, आपको जहाँ बेचना है सामान बेचो, अनाज बेचो। ज़रूरी नहीं है कि किसान जाके APMC मंडी में ही बेचे। और ट्रेडर को भी ये फैसिलिटी दे दिया, आपको जितना जहाँ बेचना है जहाँ भी बेचो। मतलब वन नेशन है तो पूरा एज ए नेशन हमारा एक सिंगल मार्केट है, आप जहाँ चाहो बेचो, ज़रूरी नहीं है कि मंडी में बेचो। अब किसान के पास भी ये ऑप्शन हो गया कि आप अनाज लो और मंडी में नहीं बेचो, आपको लगता है कि कोई और ज़्यादा दाम दे रहा है तो वहाँ बेचो। अब इसमें अच्छा क्या पॉइंट है और बुरा क्या पॉइंट है, ये देखिए। पहले वाले जो सिस्टम था उसका कंपैरिजन अगर नए वाले से करें तो नए वाले एक्ट में ये तो बेनिफिट है कि किसान अब अपनी मर्जी से जहाँ चाहेगा जाके बेच पाए। ठीक है, अगर बिहार का किसान है, चाहे हम बंगाल में बेचेंगे, जाके बेच लो भाई। जो ट्रेडर है उसके पास भी अब ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं कि हम APMC मंडी में ट्रेड करें। कोई बड़ा व्यापारी हमें मिलता है, हम उसको बेच लेंगे। कोई बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, हम उसको बेच लेंगे। तो ये एक फ़ायदा, सबको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, किसान को भी, ट्रेडर को भी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट समझिए। इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो बाहर जो ट्रेड हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टैक्स नहीं लिया जाएगा तो स्टेट को एक बड़ा लॉस होगा। स्टेट का जो रेवेन्यू था, क्योंकि मंडी में आता था, मंडी में टैक्स लगता था, अब वो टैक्स जो रेवेन्यू था वो तो नहीं आएगा। क्योंकि अब ट्रेडर क्या हो रहा है, ट्रेडर सब बाहर ट्रेड करने लगेंगे और बाहर बाउंड्री के बाहर भी जाएंगे। जो स्टेट का बाउंड्री लिमिटेशन कुछ रहा नहीं, कोई कहीं भी बेच सकता है, तो वो टैक्स फ्री भी हो गया, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आएगी। अब दूसरा क्या है, अगर APMC मंडी के बाहर बिक रहा है अनाज तो उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं होने के कारण पता ही नहीं चलेगा कि जो मार्केट है उसमें कितना अनाज स्टोर है, कितना अनाज सर्कुलेट कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, अनाज का जो प्राइस है बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन करेगा, क्योंकि जब पता ही नहीं है कि अनाज क्या सर्कुलेट कर रहा है, तो कोई स्टोर करके रखा है कहीं कोई या फिर नहीं रखा, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो मार्केट फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा चांस है इसमें। अब जो दूसरी एक्ट है वो समझिए। देखिए, ये जो दूसरा एक्ट है वो और कुछ नहीं है, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब समझिए।
देखिए पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी है उसको अनाज चाहिए, मान लिया जाए फूड से रिलेटेड कोई कंपनी है, उसको अनाज चाहिए, बिस्किट बना रहा है, गेहूं चाहिए, कोई चिप्स बना रहा है, आलू चाहिए, इस तरह का बहुत सारे कंपनीज है, तो उनको अनाज चाहिए होगा। तो वो अनाज कहाँ से आता था? वो अनाज आता था वो मंडी के ट्रेडर से जाके उनको लाना पड़ता था, क्योंकि बाहर तो वो ट्रेडर व्यापार कर नहीं पाते थे, कर नहीं सकते थे। तो वो जो कंपनी है उनको ट्रेडर के पास जाना पड़ता था मंडी, और वहाँ से वो अनाज लाते थे। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको समझिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रोविज़न है कि जो भी कंपनीज है या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अनाज चाहिए, वो डायरेक्टली आके किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और पहले ही कर सकता है। जैसे अगर किसी चिप्स वाले कंपनी को आलू चाहिए या किसी बिस्किट वाले को गेहूं चाहिए, कुछ भी ऐसे चाहिए अनाज, तो वो आएगा किसी किसान के पास, बोलेगा भैया एक काम करो, तुम इस जो भी तुम्हारे पास खेत है उसमें पूरा गेहूं लगा दो, ठीक है। और गेहूं लगाने का रेट पहले ही फिक्स कर देगा कि चलो हम 40 रुपये के जी ले लेंगे, चाहे मार्केट में उस समय कुछ भी प्राइस हो। जब आप काट के दोगे हमें गेहूं, तो उस समय हम आपसे 40 रुपये के जी खरीद लेंगे, एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि अब कंपनी जो है छोटा छोटा अमाउंट तो चाहिए नहीं उसको बड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम चाहिए अनाज का। तो वैसे ऐसे ढेर सारे किसान, हजारों किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि तुम सब मिल के गेहूँ उपजाओ या आलू उपजाओ, हम 40 रुपये पर केजी आपका जब गेहूँ कटेगा उस समय हम ले लेंगे। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है वो समझिए। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि किसान को भी एक सिक्योरिटी मिल गया कि अगर उपजाने के पहले ही कंपनी बोल रही है तो तुम इसमें उपजा लो, और जब कटेगा हम 40 रुपये किलो ले लेंगे। तो अब किसान सोचता है कि यार पता नहीं उपजाने के बाद अगर मार्केट कम हो गया, अभी तो ठीक ठाक प्राइस है, जैसे ही उपजाते हैं 20 रुपये के जी हो जाता है, 15 रुपये के जी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हमारा फिक्स अमाउंट मिल रहा है। तो उसके लिए ये फ़ायदा है कि जब उपजाएगा तो उपजाने के बाद 40 रुपये पर के जी का सिक्योरिटी मिल गया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझिए कि अगर किसान उपजा लिया, उसको 40 रुपये की एश्योरिटी मिली है, अब अगर कटने के समय अगर गेहूं का प्राइस 50 रुपये हो गया, 50 रुपये के जी हो गया, तब वो दूसरी जगह नहीं बेच सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है कि हम 40 रुपये के जी कंपनी को देंगे। कंपनी वाला बोलेगा भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तुम 50 रुपये में बेच नहीं सकते बाहर, हमने 40 रुपया बोला था, अब लाओ हमें अनाज। तो ये उसको घाटा होगा यहाँ पे। और फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा होगा कि अगर ये गेहूँ काटने के समय मान लीजिए 20 रुपये के जी हो गया गेहूँ, तो किसान का बल्ले बल्ले है, उसको लगेगा यार 20 रुपये के जी है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट 40 रुपये का है, तो चलिए हमारा फ़ायदा हो गया। अब ये तो सिचुएशनल एंगल हो गया। अब एक चीज़ जो मेंशन्ड नहीं है, जो हमारे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो समझिए। हमें लगता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक जो बड़ा गेम चेंजर होने वाला है पॉइंट, वो है क्वालिटी। क्यों? क्वालिटी पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। अगर मान लिया जाए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फार्म, मान लीजिए 40 रुपये पर केजी का कॉन्ट्रैक्ट है गेहूं का, ठीक है, कंपनी से। अब कंपनी आएगी खरीदने के लिए, कंपनी खरीदने के लिए आई, उसको पता चला कि मार्केट में तो 20 रुपये हो चुका है गेहूँ, लेकिन कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट किया था 40 रुपये। अब वो सोचेगा यार हम किसान से क्यों लें, हम बाहर से ही खरीद लेते, हमको आधा का बचत होगा। तो वो खेलेगा गेम। वो क्या करेगा कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका जब अनाज आएगा तो बोलेगा भैया तुम्हारा तो क्वालिटी ही ख़राब है, जो हमको चाहिए था जैसा वो अनाज है नहीं तुम्हारे पास, हम नहीं लेंगे, हम बाहर से ही ले लेंगे। जानबूझ के गेम खेलेगा, क्योंकि बाहर तो 20 रुपये मिल रहा है, 40 रुपये क्यों दे यहाँ पे। अब किसान बोलेगा यार हमारे हिसाब से तो अच्छा क्वालिटी है, तो कंपनी बोलेगा नहीं भाई तुम्हारे हिसाब से अच्छा है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। 40 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन तुम्हारा क्वालिटी ही अच्छा नहीं आया, तो हम नहीं लेंगे। अब वो क्या करेगा, जानबूझ के जाके मार्केट से ले लेगा, क्योंकि प्राइस कम है। तो कंपनी देखिए, कंपनी क्या गेम खेलेगी, अगर प्राइस मार्केट में ज़्यादा है गेहूं का, 50 रुपये हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 40 रुपये खरीद लेगी इसी से, किसान से। अगर मार्केट में प्राइस गेहूं का कम हो गया, 20 रुपये होगा, तो क्वालिटी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगी और ख़रीद लेगी जाके मार्केट से। ये तो हो गया कंपनी के साइड से। अब किसान के साइड से क्या होगा इशू, ये देखिए। अब किसान क्या होगा कि अगर जैसे ही मान लीजिए मार्केट कम हो गया, मार्केट प्राइस कम हो गया, मार्केट प्राइस चला गया 20 रुपये, तो जाके कंपनी पे प्रेशर डालेगा कि भाई अब तो बल्ले बल्ले हमारा 40 रुपये खरीदो, ठीक है, इसका यहाँ पे सही हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके लिए पॉजिटिव साबित हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट का दाम 50-60 रुपये के जी पर के जी हो गया, तो जब 60 रुपये 50 रुपये हो जाएगा,
तो किसान सोचेगा यार हमारा तो 40 रुपये ही बिक रहा है, हम क्या करें। अब कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ खोजेगा कि हम बाहर बेच पाएँ। तो ये क्या करेगा किसान लोग, वो सोचेगा यार क्यों ना हम ऐसा करें कि मान लीजिए 100 केजी अगर 100 क्विंटल अगर इसके पास अनाज हुआ, गेहूँ, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, किसान लोग के पास ऑप्शन रहेगा कि 1 क्विंटल दिखाएगा कंपनी को, बोलेगा मेरा तो सब खराब हो गया भाई, मैं, और 99 जो क्विंटल है वो जाके मार्केट में बेच आएगा, क्योंकि वहाँ पे बिक रहा है 60 रुपये किलो। कंपनी को तो पता ही नहीं चलेगा, कंपनी को बोलेगा भाई फसल खराब हो गया, 1 क्विंटल ही बिका, 1 क्विंटल बचा है हमारे पास, खरीद लो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो 40 रुपये था, बाकी 99 का बेच लेगा जाके मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनी को इश्यू हो जाएगा। अब कंपनी कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि अब किसान खुद बोल रहा है हमारा फसल खराब हो गया, 1 ही क्विंटल हुआ है, क्या कर लोगे भाई। तो ये बहुत जो क्रिटिकल पॉइंट है दोनों तरफ से है। ये फार्म जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें दोनों तरफ से, किसान की तरफ से भी और इधर जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके तरफ से भी बहुत सारा इश्यूज आने वाला है। तो ये सब पॉइंट को एड्रेस किए बिना हमें लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं मामला आगे जाके बहुत खतरनाक फंसने वाला है। देखिए ये जो एक्ट है ना, ये इसेंशियल कमोडिटी को लेकर है। इसेंशियल कमोडिटी मतलब जो खाने पीने का अनाज है, गेहूं है, चावल है, ये सब चीज़ें हैं जो इसेंशियल है आदमी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पहले जो रूल था, पहले था कि आप स्टोर नहीं कर सकते खाने पीने की चीज़ें, जैसे चावल है, गेहूं है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर जो ट्रेडर है बहुत ज़्यादा मात्रा में जानबूझ के स्टोर कर ले कि जब दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, तब क्या होता है, अचानक से शॉर्टेज हो जाती थी मार्केट में और इसका प्राइस बढ़ जाता था, और तब ये लोग ट्रेडर लोग बेचने लगता था। तो उसको होल्ड करने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए ये रूल था कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो इसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे गेहूं, चावल, ये सब, उसको आप लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबल बना रहे। लेकिन अब जो एक्ट आई है वो खुलेआम कहती है कि आपको जितना मर्जी भाई स्टोर करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसान हो आप ही स्टोर करो, आप ट्रेडर हो आप भी स्टोर करो। तो किसान वाला अगर पॉइंट सोचे तो किसान बेचारा स्टोर कैसे करेगा भाई साहब। किसान के पास स्टोर करने का जगह कहाँ रहेगा, उसके पास तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा जो बड़े बड़े कंपनी के पास है। कुछ टाइम तक अगर स्टोर भी कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तो कर नहीं सकता। तो किसान के एंगल से अगर स्टोरेज वाला सिस्टम देखें तो वो कहीं भी बेनिफिशियल तो है नहीं। लेकिन ट्रेडर के एंगल से आप देखो, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करेंगे, बड़े अमाउंट में खरीद लिया, वो तो ट्रेडर है, उसके पास सारा सेटअप है, किसान के पास सेटअप तो है नहीं। वो बहुत दिन तक उसको स्टोर कर सकता है और अनलिमिटेड कर सकता है। तो जानबूझ के जब स्टोरेज चलेगा, अगर गेहूं अगर जानबूझ के स्टोर किए जा रहा है तो गेहूं की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, और फिर अचानक से दाम बढ़ जाएगा। और जब दाम बढ़ेगा, डबल दाम हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, तब वो ट्रेडर मार्केट में गेहूं निकाल के फिर से बेचेगा। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो नई वाली आई है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो दोनों को मौका दे रहे हैं, जिसको मन है आप भाई किसान आप भी स्टोर कर लो, ट्रेडर हो तो आप भी स्टोर कर लो। लेकिन बात फिर आती है सेटअप की। किसान के पास तो सेटअप है नहीं, उसको सेटअप कौन देगा, वो अनाज उगाएगा या सेटअप लगाएगा कि हम स्टोर करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल एक्ट ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेनिफिट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में फिर जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। तो ये सबका अपना अलग अलग एंगल है। किसान अलग तरीके से देख रहा है, गवर्नमेंट अलग तरीके से देख रही है, पब्लिक अलग तरीके से देख रही है। तो ये सब मामला जो है अभी ठंडा होने वाला तो है नहीं, दिख नहीं रहा, क्योंकि किसान भी अड़े हुए हैं, गवर्नमेंट भी अड़ी हुई है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा ये अभी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन देखिए एक एमएसपी का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसपी ही पूरे आंदोलन का फोकस है। एमएसपी और दूसरा एपीएमसी मंडी। तो एपीएमसी मंडी का तो मैंने सिचुएशन बता दिया आपको। एमएसपी समझिए, एमएसपी क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि किसान के पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट, वहाँ पर जाके अपना अनाज बेच ले, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी भी जो अनाज है उसको उपजाने से पहले, उसका जब सेशन स्टार्ट होता है तो पहले ही एक प्राइस फिक्स कर देती है किसान के सिक्योरिटी के लिए कि चलो आपका जो गेहूं होगा हम 30 रुपये केजी ले लेंगे, आपका चावल होगा हम 40 रुपये केजी ले लेंगे। तो ऐसा कम से कम 23 लगभग आइटम है जिसका गवर्नमेंट पहले ही प्राइस फिक्स कर देती है। लगने से पहले, वो फसल लगेगी उससे पहले प्राइस फिक्स कर देती है, और उसी को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। और वो दिया जाता है सरकार की तरफ से। मान लीजिए कोई किसान गेहूं उपजाया, अब गेहूं कहीं बिक नहीं रहा है, या फिर
मंडी में रेट बहुत कम लगाया जा रहा है। जानबूझ के मंडी वाले क्या करते हैं, जो अड़तिया है वो अपने आप में ग्रुप बना लेता है, बोलता है कोई भी बोली ज़्यादा नहीं लगाना, हम लोग एक लिमिटेड इतना तक लगाएंगे ताकि कम दाम में हम लोग सब मिलकर खरीद लेंगे। तो अब क्या होता है कि किसान जब देखता है कि मार्केट में भी कम प्राइस है, इधर जो मंडी है उसमें भी कम प्राइस मिल रहा है, तब उसको सहारा मिलता है एमएसपी का। वो जाता है सरकार के पास, जो एफसीआई गोडाउन है वहाँ पे स्टोर होता है। तो वो गवर्नमेंट मान लिया जाए बोल दिए कि हम 30 रुपये केजी ले लेंगे आपका अनाज, जो गेहूँ, तो वो जाके वहाँ अपना 30 रुपये में बेच लेगी पर केजी के हिसाब से। अब मंडी में जाएगा बोलेगा 25 रुपये, बाहर कोई बोलेगा ट्रेडर हम लेंगे 20 रुपये। तो इसमें एक सिक्योरिटी हो जाती है कि चलो कोई कितना भी ले ना ले, हमारे पास कम से कम 30 रुपये पर केजी हिसाब से तो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये एमएसपी का एक फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है किसानों को। लेकिन एमएसपी से रिलेटेड जो डेटा है, सरकारी डेटा, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सरकारी जो डेटा है एनएसएसओ का, वो खुद कहती है कि इंडिया का जितना भी किसान है ना, उसका केवल 6% किसान ही एमएसपी का फ़ायदा ले पाते हैं। एमएसपी रेट पे बेचने वाले किसान का संख्या केवल 6% ही है। अब सोचो, अगर किसान 100 है तो उसमें मात्र 6 लोग हैं जो एमएसपी रेट पे बेच पाते हैं। और ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि एमएसपी केवल एक सरकार का भरोसा है, एमएसपी का लीगल स्टेटस नहीं है। क्योंकि लीगल स्टेटस होता तो सरकार बाध्य हो जाती खरीदने के लिए। अगर हम ले गए अनाज वहाँ पे किसान के हैसियत से, और मैं वहाँ पे जाके एफसीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया एमएसपी तो 30 रुपये, हमारा अनाज ले लो क्योंकि सब जगह कम मिल रहा है। लेकिन अब लीगल स्टेटस है नहीं तो वो बाध्य नहीं है लेने के लिए। वो क्या बोलेगा कि भाई गोडाउन फुल है, हम रख नहीं सकते, अनाज जो बचाने का सिस्टम वो मशीन ख़राब है, ये है वो है, हम अनाज नहीं रख सकते अब सब। तो अब जब वहाँ मना कर दिया जाएगा तो किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं, आप नहीं जा सकते कोर्ट कचहरी कहीं भी उसके अगेंस्ट कि हमारा अनाज एमएसपी पे नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एमएसपी को लीगल जो स्टेटस है वो दिया ही नहीं गया है। ये एक सरकार का बस भरोसा है। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो भाई कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास आ जाना, हमसे पैसा ले लेना, हम दे देंगे। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉब्लम आएगा तो हम बोल देंगे भैया कल ही तो किसी को दे दिए, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो ऐसा ही गवर्नमेंट करती है एमएसपी के केस में। एमएसपी का भरोसा दे दिया गया, जब एमएसपी के लिए जाता है किसान वहाँ बोलेगा भैया ये एफसीआई का गोडाउन तो फुल है, वहाँ तो जगह ही नहीं है, सब मशीन ही ख़राब है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और किसान का यही कहना है, किसान इसी पॉइंट को लेकर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करो, एमएसपी को लीगल स्टेटस दो, ताकि आप बाध्य हो कि हम अगर अनाज लेके जाए तो आप खरीदो। और एमएसपी को इसलिए भी लीगलाइज करो कि ताकि कोई भी ट्रेडर पूरे पैन इंडिया में एमएसपी से नीचे बेच ही ना पाए। अगर एमएसपी के नीचे कोई बेचता है, मान लीजिए सरकार ने गेहूं फिक्स किया 40 रुपये केजी एमएसपी, अब मार्केट में कोई भी अगर 40 रुपये से नीचे ख़रीदता है किसान से गेहूं, तो वो जेल में जाएगा, उस पर कुछ वो एक्शन लिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसको लीगल स्टेटस दो। और ये जब तक नहीं होगा तो एमएसपी आप बोलते हो लेकिन एमएसपी मिलता नहीं है वहाँ पे, तो किसान को जाके फाइनली बेचना पड़ता है लोकल ट्रेडर को, जो कि उसको क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसको तो 30 पे बेचेगा नहीं, बोलेगा भैया 20 पे दो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिलीभगत होता है। अब देखिए, किसान गया एफसीआई के पास, एफसीआई बोलेगा भैया जगह नहीं है, जाके कहीं बेचो तुम इधर उधर मंडी में, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। एमएसपी बोला गया 40 रुपये, ठीक है तुम आए हो लेके, लेकिन जगह तो है नहीं, हम रखे कहाँ। अब किसान जाएगा दूसरे के पास बेचने, किसान ट्रेडर के पास जाएगा। अब वो क्या ट्रेडर बोलेगा, अगर तुमको 30 रुपये बेचना है बेचो, नहीं तो अपना जाओ रखो, खुद ही रखो। किसान तो रख नहीं सकता, 30 रुपये बेच दिया, 30 रुपये बेच दिया। अब क्या करेगा, जो एफसीआई के अधिकारी लोग हैं वो भी बहुत बड़ा बड़ा गेम खेल जाते हैं। ये जो ट्रेडर खरीदा अभी 30 रुपये केजी या 20 रुपये केजी में किसान से, ये और एफसीआई के जो अधिकारी है, ये लोग 60 गांठ में रहता है। ये लोग ट्रेडर लोग बोल देता है कि कोई भी जाए ना जब एफसीआई में, आप सर बोल दीजिएगा वहाँ पे कि जगह नहीं है, वो तो हमारे पास ही आएगा खरीदने के बेचने के लिए। जब इसके पास आएगा तो जो अधिकारी था वो फिर इसके पास आएगा और बोलेगा तुम्हारे पास किसान तो बेच के गया है 20 रुपये या 25 रुपये केजी बेच के गया है, चलो तुम हमको 30 रुपये में दे दो। तो किसान क्या, जो बेच के गया यहाँ 25 रुपये, ये एफसीआई के अधिकारी को बेच देगा 30 रुपये। अब क्या करेगा, ये 30 रुपये में लेके गया अधिकारी और वहाँ एफसीआई गोडाउन में जाके रजिस्टर मेंटेन कर देगा कि ये तो हम किसान से खरीदे हैं एमएसपी पे 40 रुपये केजी।
अब 1 केजी पे उसको बच रहा है 10-10 रुपये। तो सरकार की तरफ से 10-10 रुपये डायरेक्ट जो ये लोग हैं एफसीआई के बैठे हुए, ये लोग खा गए बीच में, क्योंकि मेंटेन हो गया 40 रुपये और ये भी मेंटेन हो गया कि हमने एमएसपी पे ख़रीदा। तो ये जानबूझ के ये लोग क्या करते हैं कि एमएसपी के रेट पे जब बेचने जाता है तो बोलेगा जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से चक्कर काटना तो किसान को ही है, और ये सरकार को ये सब पॉइंट सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्या होता है कि सरकार को लगता है कि सब कुछ आइडियल वे में चलेगा, हम एमएसपी बना लिए तो एमएसपी पे बिक ही जाएगा, हम ये कानून बना दिए तो वो कानून फॉलो ही करेंगे सब लोग। तो ये आइडियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बिल्कुल ही अलग होता है। तो अब क्या होता है कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो बोल रहे हैं इसको लीगलाइज करो, एमएसपी ऐसे केवल एक फंडा रह जाएगा, इसको लीगलाइज करो, और एमएसपी के नीचे अगर कोई बेचता हुआ पकड़ाता है तो उस पर कानूनन जुर्म होना चाहिए, और एमएसपी जो है आपको फोर्स करेंगे हम लोग कि आप एमएसपी पे खरीदो, अगर नहीं खरीदते हो तो सरकार को भी कटघरे में लाया जा सकता है। अब जाके एफसीआई के पास बोलेगा, एफसीआई बोलेगा भैया नहीं जगह नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। अगर लीगलाइज होगा तो जगह क्यों नहीं है, एफसीआई बनाएगा तो आप जगह बनाओ, आप मैनेजमेंट बनाओ, अगर जगह नहीं है तो आप समझो, फिर फेस करो, कानूनी कार्रवाई फेस करो फिर। तो ये सब प्रॉब्लम है एमएसपी को लेके या जो भी नई वाली कानून है उसको लेकर। तो जितना भी इशू था इस कानून में ओवरऑल यही है, क्या क्या इशू था, क्या क्या अच्छाइयाँ था, हमने पूरा आपको बताया। अब जो किसान आंदोलन अभी जो जारी है वो पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगी, क्योंकि देखिए किसान भी अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं। अगर आप एक एंगल से देखो तो किसान भी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट भी अड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये आइडियल कंडीशन फॉलो होगा, ये चलेगा, तो वो अपने जगह पे जो भी है स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। तो दोनों कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दोनों करीब आते हैं या दोनों डाइवर्ट ही हो जाएंगे एक दूसरे से, ये अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि किसान लोगों का डायरेक्ट कहना है कि ये पूरा तीनों जो कानून है उसको वापस लो, इससे कम हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट का कहना है कि तुम एक्सेप्ट करो, कुछ रेमेडी करने के लिए जो भी है तैयार है, क्या है नहीं है। लेकिन किसान लोग अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून कंप्लीट स्क्रैप करो तभी हम मानेंगे। तो देखिए ये आंदोलन कहाँ तक जाती है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।